उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की कमान संभालने वाले नेता हैं शौकत अली, जिनके सिर पर आजकल तुर्क आक्रांता सालार मसूद गाजी का भूत चढ़ गया, जिसने शौकत साहब को कुछ इस तरह अपने वश में किया है कि गाजी को योद्धा और महाराजा सुहेल देव को लुटेरा बताने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का अपमान और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों का योगी क्या हाल करेंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। कहा जा रहा है कि शौकत अली का गाजी भूत योगी बहुत जल्द उतारने वाले हैं। एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए। सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सुहेल देव लुटेरे थे। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? ये बाहर के कहां से हो गए? जहरीली जुबान जिसकी पहचान है, सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना वो अपनी शान समझता है। नाम है शौकत अली। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष हैं, सालार मसूद गाजी, जिन पर आजकल सालार मसूद गाजी के नाम का भूत चढ़ा हुआ है, जिन्हें गाजी लुटेरा नहीं बल्कि एक इंसाफ पसंद योद्धा और उस योद्धा को मारने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेल देव लुटेरे नजर आ रहे हैं। और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ। ओवैसी के नेता शौकत अली ने न जाने कौन सा इतिहास पढ़ लिया है, जबकि इतिहास के पन्नों में ही सालार मसूद गाजी की पूरी कुंडली दर्ज है, जो कहती है गाजी एक क्रूर तुर्क आक्रांता था। तुर्क लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी की सेना का सेनापति था। गाजी ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। गुजरात से यूपी तक के मंदिरों को लूटा था। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया था। बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। यही गाजी जब लूटपाट और हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए बहराइच की धरती पर पहुंचा था, तो उसका सामना श्रावस्ती के राजा सुहेल देव से हुआ। बहराइच की जंग में राजा सुहेल देव ने सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। लेकिन शौकत अली ने अपना अलग ही इतिहास गढ़ लिया है और राजा सुहेल देव के खिलाफ बदजुबानी की है। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। गाजी बहुत पाजी था ठीक न, उसको ठीक करने का काम देश में अगर किसी राजा ने किया तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने। इतिहास पढ़ना चाहिए उनको। वो आईने अकबरी पढ़ लें, गजेटियर पढ़ लें, तो उनको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या है इतिहास है। और लड़ाई किससे हुई ये तो वो पढ़ लें किससे हुई है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सालार मसूद गाजी का गुणगान करने वाले शौकत अली को सही इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वो इतिहास जो कहता है राजा सुहेल देव का जन्म 990वीं ईस्वी में बहराइच में हुआ था। 1027 ईस्वी से 1077 तक उनका शासनकाल रहा। पूर्व गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक उनका राज फैला हुआ था। 1034 ईस्वी में सालार मसूद गाजी से राजा सुहेल देव की जंग हुई। महाराज सुहेल देव ने 21 राजाओं के साथ मिलकर गाजी को जंग में हरा दिया। ये सालार मसूद गाजी का काला इतिहास ही है, जिसके चलते योगी सरकार ने बहराइच में उसकी दरगाह पर लगने वाले सालाना उर्स मेले को रोक दिया था, क्योंकि इससे सनातनियों की आस्था आहत हो रही थी और माहौल खराब हो रहा था। अब जब ओवैसी के नेता ने उसी सालार मसूद गाजी का गुणगान किया है,
तो माहौल फिर गरमाया हुआ है। देश की विरासत को लेकर योगी सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। योगी साफ कहते हैं कि जब भारत की संस्कृति और परंपरा का गुणगान पूरी दुनिया कर रही है तो किसी आक्रांता का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। सीएम योगी की ये चेतावनी शौकत अली जैसे लोगों को जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इसे अनसुना करना मतलब सूबे के अमन चैन को बिगाड़ने का काम करना है, और जब भी ऐसा होता है तो अच्छा नहीं लगता। अब शौकत अली ये तय कर लें कि गाजी का सही इतिहास पढ़ना है या बुलडोजर का स्वागत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद से पास हुए वक्फ कानून पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाकर वक्फ कानून विरोधियों को जोर का झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार, कोई बेस नहीं है। हालांकि अभी अदालत का अंतरिम फैसला आना बाकी है और कानून में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन कई मुस्लिम फिर से सड़क पर उतरने की बात करने लगे। जो वक्फ अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। जिस वक्फ संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बताकर प्रदर्शन किए गए थे, शहर शहर मजहबी भीड़ जुटाई गई थी। मकसद था कि जैसे भी हो नया वक्फ कानून रद्द हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए वक्फ कानून विरोधियों के चेहरे पर करारा तमाचा जड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की बातें सुनी आपने, जिन्हें कानून रद्द नहीं होने से गहरा सदमा लगा है। सबूत नंबर 1, वक्फ कानून पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने जो कहा, आज उसे वक्फ कानून विरोधियों को ध्यान से सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त कहा, वक्फ के पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है और कानून में दखल केवल दुर्लभतम मामलों में ही होना चाहिए। अदालत की ये टिप्पणी वक्फ कानून के खिलाफ छाती पीटने वालों के कान में किसी नश्तर की तरह चुभी होगी, क्योंकि वो चाहते थे अदालत पूरे वक्फ कानून को ही रद्द कर दे, और अब फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आया है तो फिर से सड़क पर उतरने की धमकी दी जा रही है। नया कानून आपके काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं। अब मुसलमान क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे रोडों पे आएगा। क्या क्या कह रहे हैं? सड़क पे उतरेंगे भाई? बिल्कुल उतरेंगे, और अभी भी उतरे थे। पूरे देश के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के नए कानून का विरोध करा। वक्फ कानून विरोधियों को इस बात से भी आपत्ति थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह मिल जाएगी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी, इसलिए मजहबी सोच के तहत दलील दे रहे थे कि सिर्फ मुस्लिमों को ही सब कुछ तय करने का हक मिले। सबूत नंबर 2, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें जोर का झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग भी खारिज कर दी और साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होंगे। हालांकि उनकी संख्या की लिमिट जरूर तय की गई है। कोर्ट ने बस इतना कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से सरकार तो खुश है, लेकिन मुस्लिमों के कथित रहनुमा अब भी संतुष्ट नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा।
वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। वक्फ कानून विरोधी चीख चीख कर दुष्प्रचार कर रहे थे कि कानून से मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है। वक्फ कानून विरोधी तो चाहते थे कि राज्य वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही बने, लेकिन उनकी ये दलील नहीं चली। सबूत नंबर 3, गैर मुस्लिम हो सकता है सीईओ। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को सीईओ बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई, बस इतना कहा कि जहां संभव हो वहां मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले धर्मगुरु मौलाना के पास शायद अब कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए दबी जुबान में वो फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अंतिम फैसला दे दिया है और पूरा फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नए कानून पर मुहर लग गई है और पुराने वक्फ कानून का अब अंत हो चुका है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी देश के मूल निवासियों को अपने ही देश में पूजा का अधिकार न मिले? हिंदुस्तान में तो ऐसा ही हो रहा है। आज से नहीं बल्कि मुगल काल से हिंदुस्तान में हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीना गया है। विदिशा के जिस विजय मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसे पुरातत्व विभाग मस्जिद बता रहा है। हिंदू पूजा न कर सके इसलिए मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया गया। लेकिन अब हिंदू अपना हक मांगने के लिए कोर्ट पहुंच गए। में जब बुत परस्ती हराम है, यहाँ एक एक पत्थर पर बुतें बनी हुई हैं, तो जो बुत परस्ती हराम में मस्जिद कैसे हो सकती है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम कुछ ताले तोड़ देंगे। अगर माननीय न्यायालय से हम पास गए, हमने गुहार लगाई, अगर नए निर्णय दे पाती है तो हम जल्दी इसका ताला तोड़ेंगे और पूजन करेंगे। अनुमति है लेकिन एक दिन देते हैं साल भर में, मात्र एक दिन के लिए इनकी पूजन ताले इनकी पूजन करते हैं। उसके उस दिन भी हमारे लिए ताला नहीं खोला जाता, मात्र बाहर पूजन करने के लिए अनुमति देते हैं, जो हिंदू संगठन का अपमान है। बीजा मंडल के गेट पर लगे एएसआई के इस बोर्ड पर मस्जिद का गुणगान है, औरंगजेब की क्रूरता की कहानी है, साथ ही विजय मंदिर की मौजूदगी के प्रमाण भी हैं। बावजूद इसके पुरातत्व विभाग भगवान और भक्तों के बीच ताले का अड़ंगा डाल रहा है। विदिशा में मौजूद इस ऐतिहासिक इमारत को पुरातत्व विभाग मस्जिद बताता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये परमार राजाओं द्वारा बनाया गया विजय मंदिर है। बीजा मंडल के इस कैंपस में त्रिदेव की खंडित प्रतिमा है, शिव पार्वती की टूटी हुई मूर्त है, जगह जगह खड़े प्राचीन स्तंभों पर बनी कलाकृतियां सनातनी मंदिर की मौजूदगी की गवाही दे रही हैं। लेकिन एएसआई सालों से हिंदुओं का हक छीन रही है। इसमें एक भी कोई साक्ष्य से बता दें कि जो मस्जिद को गवाही दे रहे हो। मस्जिद नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, सुनिए तो कोई गवाही नहीं ना, ये हमारा मंदिर है। पूजन तो नहीं कर पाते हो? नहीं, पूजन क्यों नहीं कर पाते, वही हम शासन से जानना चाह रहे हैं ना। अनुमति है लेकिन एक दिन देते हैं साल भर में, मात्र एक दिन के लिए पूजन करते हैं। ताले इनकी पूजन करते हैं, उसके उस दिन भी हमारे लिए ताला नहीं खोला जाता, मात्र बाहर पूजन करने के लिए अनुमति देते हैं, जो हिंदू संगठन का अपमान है, जो अपमान हिंदू संगठन नहीं सहेगा। कोर्ट में ताले की पूजन नहीं करेंगे, नहीं पूजन नहीं करेंगे, मंदिर को क्या कह रहे हैं भाई? मंदिर की पूजन करेंगे, ताले की पूजन नहीं करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ताला खुलवा कर रहेंगे। मंदिर है, माता का मंदिर है। एएसआई की मनमानी के खिलाफ अब लड़ाई तेज हो गई है। हिंदू पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हिंदुओं के पास 1500 से भी ज्यादा सनातनी प्रमाण और आरटीआई से मिली ठोस जानकारी है, जिसके दम पर जीत का दावा किया जा रहा है।
हाई कोर्ट में आपने लगा दिया, उम्मीद है कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी स्वयं इसमें अपीयर होने वाले हैं। हरिशंकर जैन जी स्वयं पेटिशनर भी बने हैं और विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो इसको लड़ रहे हैं, जिन्होंने काशी, मथुरा और संभल और भोजशाला का केस भी लड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये निकल कर आएगा और हम सारे के सारे हिंदू युवा जब तक ये मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक अपनी सांसें नहीं लेंगे, तब तक हम लड़ेंगे इसके लिए। अंतिम ज्ञापन बहुत बार देके देख लिया, आवेदन निवेदन बहुत हुआ। अब आवेदन निवेदन नहीं, अभी की उम्मीद जो बचती है आखिरी वो बचती है हमारी कोर्ट से, अदालत से। सारे लोग अदालत गए हैं और अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि ये मंदिर है और ये मंदिर आजाद होगा, मुक्त होगा। मस्जिद जो गलत तरीके से लिख रखा है, नहीं जो गलत लिख रखा है, ऐसा ही खुद जानता है इस बात के लिए कि ये मंदिर है, इसके एक एक मंदिर, एक एक पत्थर इसका ये गवाही देता है कि ये मंदिर है। विदिशा के हिंदू अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। साल में एक बार नाग पंचमी के दिन हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन इस नाग पंचमी पर मंदिर के पुजारी ने ताले की पूजा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हिंदू अब हर रोज मंदिर के अंदर ही पूजा का अधिकार चाहते हैं। वो क्या रहा हिंदुस्तान में? ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब हम खुद ताले तोड़ देंगे। अगर माननीय न्यायालय से हम पास गए, हमने गुहार लगाई, अगर वो नए निर्णय दे पाती है तो हम जल्दी इसका ताला तोड़ेंगे और पूजन करेंगे। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ताला तोड़ देंगे। पूरा भरोसा तोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शासन भी ये मुगलों के जैसे जो आक्रमण थे ना, मुगल जो शक्ति वर्धक थे, शायद वो चाह रहे हैं कि वो हमें इसलिए मजबूर कर रहे हैं। हिंदुओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। आवेदन और निवेदन का वक्त पूरा हो चुका है। हिंदुओं का साफ कहना है कि अगर पूजा का अधिकार नहीं मिला तो औरंगजेब के नाम को बीजा मंडल से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, क्योंकि औरंगजेब ने ही विजय मंदिर को खंडित किया था। इतिहासकारों की माने तो विजय मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार काल में हुआ था। मंदिर के निर्माण के 2 सदी बाद भी मुगल शासक इल्तुतमिश ने इस पर हमला कर दिया। साल 1250 में मंदिर फिर बनवाया गया, लेकिन 1290 में मलिक काफूर ने फिर से यहाँ लूटपाट कर मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की। मंदिर पर कुल 4 बार मुगल आक्रांताओं ने हमले किए। 17वीं शताब्दी में तो औरंगजेब ने विजय मंदिर पर 11 तोपों से हमला किया था। मुगल आक्रांताओं ने ही इस मंदिर का ये हाल किया है। इतिहास में इस मंदिर पर हमले के प्रमाण मौजूद हैं और परिसर में खंडित मूर्तियां भी इसके मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। और इसीलिए विदिशा का हिंदू समाज यहां से मुगलों का नाम मिटाने पर अड़ा है और अब की बार तो जंग छेड़ने के मूड में है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, विदिशा। योगी आदित्यनाथ यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर्स का शुद्धिकरण करेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? दरअसल यूपी में बीजेपी खुद का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने जा रही है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई करेंगे और फर्जी वोटर की पहचान करेंगे। इसके जवाब में अखिलेश यादव SCR यानी कि स्पेशल कैंडिडेट रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। जीत का ये सिलसिला, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 2027 में समाजवादी पार्टी को सपा चट करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने रणनीति बनाने की शुरुआत कर और उसी रणनीति का हिस्सा है 2027 का योगी SIR प्लान। बिहार में जिस SIR को लेकर सियासी तनाव है, सीएम योगी उसी SIR को 2027 में बड़ा हथियार बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी खुद ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने जा रही है। मतलब बीजेपी खुद घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेगी और यूपी में फर्जी वोटर्स की पहचान करेगी। जिन वोटर्स के दोहरे नाम मिलेंगे उन्हें कटवाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी पार्टी के स्तर पर। बीजेपी अपने स्तर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए करवा रही है क्योंकि बीजेपी का मानना है कि बड़ी संख्या में घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। साथ ही वोटर्स ने अपने गांव और शहरी दोनों घर के पते पर वोटर ID कार्ड बनवा रखे हैं।
एसआईआर से घुसपैठियों और दोहरे नाम वाले वोटर्स की पहचान होगी और बाहरी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से बाहर होगा। बीजेपी यूपी में अपना एसआईआर अभियान कैसे चलाएगी, इसका पूरा प्रोसेस समझिए। बीजेपी की बूथ कमेटी के सदस्य 2023 और 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान करेंगे कि किस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कटा और किसका जुड़ा। बूथ कमेटी के सदस्य वोटर वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भी देंगे। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। एक तरफ यूपी में बीजेपी अपने स्तर पर एसआईआर शुरू करने जा रही है, तो दूसरी ओर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पूरे देश में एसआईआर कराने की चुनाव आयोग की कवायद में कोई दखल फिलहाल नहीं है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और कोई भी वोट बचेगा नहीं। जो वोट बनना है वो पूरा बन करके वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होगा। अखिलेश यादव भी 2027 के लिए एसआईआर के बदले एससीआर शुरू करने की तैयारी में। पार्टी सूत्रों के अनुसार अखिलेश 2027 के लिए स्पेशल कैंडिडेट रिवीजन करेंगे। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर करेंगे। जो कैंडिडेट सर्वे में पास होगा, टिकट उसे ही मिलेगा। मैं कह सकता हूँ खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। हमें पूरा भरोसा है कि भविष्य में जो 2027 में चुनाव आने वाला है, उसमें सब लोग मिलकर के एक दूसरे का साथ देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी 1.5 साल का वक्त है और चुनाव आयोग एसआईआर जरूर करवाएगा, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उसके पहले खुद से एसआईआर की प्रक्रिया का एक चरण वो शुरू करे ताकि फर्जी वोटर्स सिस्टम से गायब हो जाएं। बिहार में सर के मुद्दे को लेकर जमकर विपक्ष ने विरोध किया था। ऐसे में यूपी में बीजेपी अपने स्तर पर इस सर की प्रक्रिया करके फर्जी मतदाताओं को हटाकर अपने मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर अभियान तेज करेगी। कैमरामैन समीर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जे का मतलब है बुलडोजर वाले एक्शन को न्योता देना। कुशीनगर में एक नहीं बल्कि 2 मदरसे अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाए जाने का खुलासा हुआ है। अब सीएम योगी का बुलडोजर कभी भी इन मदरसों का रुख कर सकता है, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं होता और उसका पारा चढ़ जाता है। फर्जी कागजात लगा के फर्जी दस्तावेज पेश करके मान्यता लिया गया था। सब चीज ठीक है, अब आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं। मदरसे की जो भूमि है वो नवीन प्रति के रूप में दर्ज है। 2 अवैध मदरसों की हुई पहचान। सरकारी जमीन पर चल रहे हैं मदरसे। सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से चल रहे इन अवैध मदरसों का सूतक काल शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त इन पर बुलडोजर वाला ग्रहण लग सकता है। कहने का मतलब इन मदरसों पर कभी भी पीले पंजे का प्रहार हो सकता है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहे 2 मदरसे प्रशासन के रडार पर हैं। जिस जमीन पर ये मदरसे बने हैं, सरकारी कागजों में उसका कहीं भी मदरसा के नाम से उल्लेख नहीं है और न ही किसी तरह का आवंटन या आदेश दर्ज है। जांच में ये बात साफ भी हो चुकी है। जांच में ये पाया गया कि मदरसे की जो भूमि है वो नवीन प्रति के रूप में दर्ज है, जिसकी पुष्टि भी हुई। जिसके क्रम में हमने वस्तु स्थिति से रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को अवगत करा दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा मतलब सीएम योगी के बुलडोजर को न्योता, क्योंकि ऐसे कब्जों को लेकर सीएम योगी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बुलडोजर अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और उसे पल भर में धराशायी कर देता है। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का सबसे अचूक उपाय है बुलडोजर। बुलडोजर यह
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। अब कुशीनगर के दोनों अवैध मदरसों पर बुलडोजर ग्रहण का खतरा मंडरा रहा है। इन दोनों मदरसों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। कसिया तहसील के फाजिल नगर स्थित मदरसा अंजुम इस्लामिया फैजुल उलूम ग्राम सभा की बंजर जमीन पर चल रहा है। वहीं दूसरा मदरसा गौसिया फैजुल उलूम तमकुही राज तहसील क्षेत्र के दुधही इलाके में स्थित है। यह मदरसा भी ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर कब्जा करके चलाया जा रहा है। दोनों मदरसों को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। ये बात जांच में साफ हो चुकी है। हालांकि मदरसा संचालकों और प्रबंधकों का दावा है कि अवैध रूप से मदरसे संचालित करने के आरोप निराधार हैं। जमीन का आरोप लगाया गया है वो निराधार है। सबसे पहली चीज़ को उसमें मुकदमा चला, फिर उसके बाद से वो मदरसे के नाम से ट्रांसफ़र भी हो गया। अब ये समय की चूक कही है, अभी थोड़ा जो है कंप्यूटर पे नहीं चल पाया, लेकिन मदरसे का आदेश हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज़ ठीक है। दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि अपराध की राजनीति हो गई। पिछले कुछ महीनों से राजधानी दिल्ली में लूट, हत्या और रंगदारी के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में कई गैंग काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन गैंग्स के दिन पूरे हो गए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन नो गन नो गैंग शुरू कर दिया है। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर, लाखों का कैश, घातक हथियार, आलीशान कोठी। तस्वीरों में नजर आ रही ये चीजें किसी नेता, मंत्री या अधिकारी की संपत्ति नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर्स की काली कमाई का महज छोटा सा हिस्सा है। दिल्ली में गैंग वॉर, हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नो गन नो गैंग ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 380 जवानों की 25 टीमें बनाई हैं, जिसने गैंगस्टर्स के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। जहां दिल्ली के 19 ठिकानों पर रेड की गई, वहीं हरियाणा के 6 ठिकानों पर दबिश दी गई। जो भी गैंगस्टर्स के एसोसिएट्स हैं, चाहे वो शूटर्स हों या उनको लॉजिस्टिक या फाइनेंशियल एड देने वाले लोग हों, उन सभी को हमने पहले तो पॉइंट आउट किया, उनको सबको आइडेंटिफाई किया और साथ ही साथ फिर उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उन सब जगह पर रेकी की गई। साथ में फिर टीम्स को बनाया गया। हमारी जो 25 टीमें थी, इसमें 380 से ज़्यादा लोग थे। इसमें कुछ लोकेशंस थी वो दिल्ली से बाहर की थी और ज़्यादातर लोकेशंस दिल्ली के अंदर की हैं और एक साथ ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसमें रेड की गई। इस रेड का जो पर्पस था वो था कि गैंगस्टर या उनसे जुड़े जितने लोग हैं उस पूरे इकोसिस्टम को बस्ट किया जाए। देश की राजधानी को आपराधिक क्राइम कैपिटल में तब्दील करते उससे पहले ही गैंगस्टर्स के इकोसिस्टम पर दिल्ली पुलिस की ये जवान काल बनकर टूट पड़ी। दिल्ली पुलिस ने मुख्य रूप से दिल्ली के द्वारका, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नरेला, कांझवाला और संगम विहार जैसे इलाकों में छापेमारी की, जहां से नंदू गैंग और टक्कर गैंग के हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार किया गया है। जिन कुख्यात गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। पवन उर्फ प्रिंस जो नंदू गैंग का शूटर है और इस पर फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। प्रशांत भी नंदू गैंग का शूटर है और इस पर कुल 11 मामले दर्ज हैं। अंकित धिंगरा उर्फ नोनी ये भी नंदू गैंग का गुर्गा है और इस पर भी 10 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं विक्की टक्कर के 2 गुर्गे हिमांशु उर्फ मच्छी और राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत भी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। कानून के हाथ इस बार गैंगस्टर्स के बड़े फाइनेंसर नितिन नरूला की गर्दन तक भी पहुंचा। नितिन नरूला के ठिकानों से ही 35 लाख रुपए कैश, घातक हथियार और बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। ये जो बरामद किया गया है नोट लगभग 35 लाख बरामद किए गए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, नोटों की गड्डियां बरामद की गई है, नोट मशीन, नोट गिनने की मशीन बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए हैं, पिस्टल हैं और कारतूस भी बरामद किए, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके साथ साथ पुलिस ने ये फॉर्च्यूनर कार भी बरामद किया है। आप देखिए इस फॉर्च्यूनर कार को, और ये सबसे बड़ी बात है इस फॉर्च्यूनर एक गाड़ी की खासियत बोलिए, बुलेट प्रूफ है। यानी राजधानी दिल्ली के भी बदमाश हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर चलते हैं।
बुलेट प्रूफ कार रखने के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नितिन नरूला के पास इस कार को रखने की परमिशन थी या नहीं। नितिन नरूला वो शख्स है जिसने दहशत के दम पर सरकारी जमीन को कब्जा कर आलीशान कोठी बना ली। पुलिस वालों पर नजर रखने के लिए सरकारी खंभों पर सीसीटीवी कैमरे टांग दी। अब देखिए, इस स्ट्रीट लाइट में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाती थी, यानी कोई भी शख्स यहाँ से अगर आसपास से घूमता हुआ नजर आता है तो उसे अंदर से देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और जब दिल्ली पुलिस की टीम आई तो पूरी तरीके से यहाँ पर दरवाजे बंद किए गए थे, कोई खोल नहीं रहा था। दिल्ली पुलिस दीवार तोड़कर अंदर पहुंची और ये जो आप आलीशान कोठी आप देख रहे हैं, ये नितिन नरूला की कोठी है। नितिन नरूला के घर पर छापेमारी की गई और यहाँ से नोट गिनने की मशीन और लगभग 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई और लगभग 35 लाख कैश बरामद किया गया, हथियार बरामद किया गया। नितिन नरूला फाइनेंस का काम करता है कपिल सागवान के लिए और तमाम गुर्गों को पैसा भी पहुंचाता है। नितिन नरूला के ठिकाने से सोना, कैश और हथियार का मिलना उसके आपराधिक गठजोड़ की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल नरूला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। दिल्ली पुलिस की नो गन नो गैंग की मुहिम के निशाने पर दिल्ली के कई गैंग आने वाले हैं। राजू राज, दिल्ली, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर पाकिस्तान ने फिर से पहलगाम जैसी कोई आतंकी घटना अंजाम देने के बारे में सोचा या दी तो उसे ब्रह्मोस मिसाइल का डबल डोज मिलेगा और ये डोज सीएम योगी देंगे। पहला डोज लखनऊ से मिलेगा तो दूसरा डोज झांसी देगा। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उस मिसाइल की ताकत का ही है पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह टूटी हुई कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मोस जिससे खौफ खाता है पाकिस्तान, ब्रह्मोस जिसके नाम से कांप जाते हैं शहबाज, ब्रह्मोस जिसकी गर्जना से सहम जाता है मुरीद, ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर में जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, उसके आतंकी ठिकानों से लेकर सैन्य अड्डों तक को धुआं कर दिया। उसी ब्रह्मोस को और घातक और विनाशक बनाकर योगी सरकार जंग के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का उत्पादन शुरू हो चुका है। अब झांसी में भी इस मिसाइल के प्रोडक्शन की तैयारी की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश के एक नहीं बल्कि 2 शहरों में इस मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। पाकिस्तान पर योगी 2 तरफ से ब्रह्मोस चलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसके मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। झांसी में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने को लेकर क्या कुछ हो रहा है वो जान लीजिए। झांसी के इरच में 1034 हेक्टेयर जमीन में सेंटर डेवलप हो रहा है। यूपीडा सड़क समेत दूसरे आधारभूत ढांचे तैयार कर रहा है। रक्षा कंपनियां अपना काम तेजी से पूरा करने में जुटी हैं। 183 हेक्टेयर भूमि में कई वर्कशॉप बनाई जा रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मुख्य पार्ट्स भी यहां तैयार होंगे। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्जन तैयार होगा उसका नाम है ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, जो पहले बनी ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक होगी। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक होगी। इसकी स्पीड 4322 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका वजन 1.33 टन और लंबाई 6 मीटर होगी। ये बेहतर RCS रिडक्शन और ECCM तकनीक से लैस होगी। जमीन, हवा, समुद्र और सबमरीन से इसे लॉन्च किया जा सकेगा। अब
ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है, और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ब्रह्मोस की ताकत देख चुका है। अब उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस की ताकत को कई गुना बढ़ाकर उसका नया वर्जन सेना की झोली में डालने वाला है। यानी अगर पाकिस्तान ने फिर से किसी तरह की हिमाकत की तो ब्रह्मोस एनजी उसे जहन्नुम की सैर कराने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया। उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। यूपी के 2 शहरों में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें अब पाकिस्तान को नया दर्द देने वाली हैं। यानी शहबाज और मुनीर की आतंकी जोड़ी की नींद उड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBD। ताजमहल पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। 1-2 दिन के भीतर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा। एक एक पत्थर को तोड़ा जा रहा है। चौंकिएगा नहीं, ये ताजमहल आगरे वाला ताजमहल नहीं है, अजमेर वाला ताजमहल, जिसे हथौड़े और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ताजमहल टूट रहा है, उसकी एक एक मीनार तोड़ी जा रही है। गुंबद को ड्रिलिंग मशीन से रौंदा जा रहा है। हथौड़े से मजदूर ताजमहल पर बेहिसाब वार कर रहे हैं ताकि ताजमहल की एक निशानी भी यहां न बचे। जल्द ही दुनिया का ये अजूबा मिट्टी में मिल जाए। लेकिन ठहरिए, ये ताजमहल वो इमारत नहीं जिसके दीदार को पूरी दुनिया बेताब रहती है। ये ताजमहल नकली है, लेकिन इस पर हथौड़े से जो चढ़ाई हो रही है वो असली है। सफेद संगमरमर से बने इस ताजमहल को हथौड़े और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के अजमेर शहर में बनाए गए 7 वंडर्स के एक एक अजूबों को जमींदोज किया जा रहा है, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। पूरे प्रोजेक्ट को 11 करोड़ की लागत से बनाया गया था। सोच दुनिया के 7 अजूबे की आकृति उकेरने की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट गंभीर लापरवाही और गड़बड़ियों की भेंट चढ़ गया। पर्यटकों को तो आगरा जैसा ताजमहल का नजारा दिखाना था, लेकिन अब अजमेर के लोगों को ताज का दीदार नहीं होगा, क्योंकि उसका हथौड़े से हिसाब किया जा रहा है। 7 वंडर के नाम से बना ये पार्क अब इतिहास बन जाएगा। पिछले 4 दिनों से एडीए का बुलडोजर यहाँ पर लगातार एक्शन कर रहा है और 7 वंडर्स में से महज 5 वंडर्स पूरी तरह ख़त्म हो चुके और 2 वंडर्स जो बचे हैं वो अंतिम कगार पे है। ऐसे में ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी अब अंतिम कगार पे है। अजमेर में 7 वंडर प्रोजेक्ट का काम 4 साल पहले फरवरी 2021 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी मंजूरी काम शुरू होने के 5 महीने बाद जुलाई में मिली। पहले बिना मंजूरी के काम शुरू हुआ, फिर ज्यादा काम दिखाकर 11 करोड़ 65 लाख की रकम की स्वीकृति भी ले ली गई। यही नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन की एनओसी भी 5 महीने बाद मिली। यानी बिना मंजूरी के 7 अजूबे 5 महीने पहले ही बनने लगे थे। लेकिन निर्माण कार्य में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जिस जमीन पर ताजमहल को बनाया जा रहा है वो इलाका कैसा है। ये जगह आना सागर के बिल्कुल पास है, यानी वेटलैंड है। यहाँ निर्माण पर्यावरण कानून के मुताबिक नहीं हो सकता। इसी वजह से 2 साल पहले एनजीटी ने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अजूबों पर कोई रहम नहीं दिखाया और आदेश को बरकरार रखा। इस पूरे मामले में हद तो तब हो गई जब अदालत को यह बताया गया कि पूरे प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल खो चुकी है, इसलिए कोर्ट में अब तक कोई दस्तावेज नहीं दिए जा सके हैं, जो ये बताता है कि पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है।